पल भर में एक जिंदगी जो रोमांच से भरी थी, अनुभव, परिवार और प्यार की रंगीन कहानी पेश करती थी, अचानक और गहरे धूसर रंग में बदल सकती है। हर दिन की दूरी, सबसे प्यारे की कमी से घुटन और अंधकार बढ़ता है, जब तक उम्मीद की रोशनी बुझ नहीं जाती और जहां लोग थे वहां सवाल रह जाते हैं। नंबर 20। सदियों से पुरातत्वविदों ने कई अद्भुत और रहस्यमय कलाकृतियां खोजी है। कुछ जगहों पर यह मिली जहां उम्मीद नहीं थी और कुछ ऐसी सभ्यताओं ने बनाई थी जिनके बारे में हमने नहीं सुना था। कुछ को श्रापित कहा जाता है और कुछ में अनजाने जानवरों या वस्तुओं की छवियां हैं, जिससे कई लोग मानते हैं कि इन्हें अलौकिक प्राणी या खोई हुई सभ्यता ने बनाया था। कुछ अवशेष ऐसे हैं जिन्हें प्रेतवाधित या दुष्ट आत्मा के कब्जे में माना जाता है। इन रिपोर्टों पर अक्सर शक किया जाता है, लेकिन मैनचेस्टर म्यूजियम के मिस्र विंग में कई दर्शक मानते हैं कि वहां का एक अवशेष खुद सोचता है। जिस वस्तु की बात हो रही है वह एक मिडल किंगडम की अंतिम संस्कार की मूर्ति है, जो म्यूजियम में एक कांच के केस में प्रदर्शित है। शुरुआत में इसे बस सैकड़ों प्राचीन मिस्र की वस्तुओं में से एक समझा गया था, लेकिन एक दिन सब बदल गया। फरवरी 2013 में संग्रहालय के क्यूरेटर कैम्बेल प्राइस मिस्र अनुभाग में एक टूर ग्रुप का नेतृत्व कर रहे थे, जब उन्होंने कुछ अजीब देखा जो संभव नहीं होना चाहिए था। उस मूर्ति का नाम नबसेनु है, जिसे प्राचीन समय में फिरौन के साथ दफनाया जाता था, क्योंकि माना जाता था कि अगर उसकी मम्मी नष्ट हो जाए तो यह मूर्ति फिरौन की आत्मा के लिए एक द्वितीयक पात्र के रूप में काम करेगी। यह उल्लेखनीय है कि 1933 में मम्मी और मूर्ति संग्रहालय को दान की गई थी और तब से ये अलग अलग रखी गई हैं। जिस दिन की बात है, उस दिन प्राइस हैरान रह गए जब उन्होंने देखा कि कलाकृति गलत दिशा में थी और उन्हें इसका कारण नहीं पता था। उन्होंने संग्रहालय के बाकी कर्मचारियों से पूछा कि क्या किसी ने उसे हिलाया है, लेकिन किसी ने भी ऐसा नहीं किया था। इसके अलावा उस केस की चाबी कुछ गिने चुने लोगों के पास थी, लेकिन पहले उनसे पूछे बिना कोई भी मूर्ति नहीं हिलाता। उन्होंने केस खोला, मूर्ति को उसकी मूल स्थिति में वापस रखा और फिर केस पर दोबारा ताला लगा दिया। अगले दिन वह दूसरी दिशा में थी और फिर अगले दिन फिर से हिल गई। उन्हें यकीन था कि इसके पीछे कोई तार्किक कारण होगा, जैसे ऐसी कंपन जिन्हें वे या उनके मेहमान महसूस नहीं कर सकते थे। लेकिन उसी केस में रखी बाकी कलाकृतियों में से कोई भी जरा भी नहीं हिली थी और प्राइस हैरान रह गए। चूंकि शक था कि केस में घुसपैठ हुई है, उस पर हर मिनट फोटो लेने वाला कैमरा लगाया गया। तस्वीरों की जांच पर म्यूजियम के कर्मचारी चौंक गए कि वह कलाकृति खुद घूम रही थी, जबकि बाकी स्थिर थीं। यह सुझाव दिया गया कि घूमने का कारण अलग अलग घर्षण हो सकता है, जो संभव व्याख्या है, लेकिन प्राइस फिर भी संदेह में रहे। उन्होंने बताया कि वह मूर्ति काफी समय से उसी केस में थी और पहले कभी नहीं हिली थी, इसलिए घर्षण इसका कारण नहीं हो सकता। कई विशेषज्ञों ने इस पर राय दी है, लेकिन कोई नहीं समझा पाया कि पूरी तरह स्थिर वस्तु अचानक ऐसा क्यों करने लगी। ये आज भी प्रदर्शन पर है, जिसे कोई भी देख सकता है अगर उनमें इतनी हिम्मत हो तो। नंबर 19। 27 फरवरी 1989 को नॉरक्रॉस, जॉर्जिया की एक पिक्चर फ्रेम कंपनी में कर्मचारियों ने देखा कि स्प्रिंकलर सिस्टम कंप्यूटर प्रोग्रामर लीसा गाइस के वर्क स्टेशन पर आग लगने से चालू होकर बिल्डिंग में पानी भर गया था। 26 वर्षीय लीसा गाइस कल अकेले काम कर रही थी। वह इलाका जला हुआ था और एक भयावह खोज हुई। लीसा की डेस्क के पास जरूरी तरल था, जिसे स्प्रिंकलर ने पतला कर दिया और लीसा गायब थी। पुलिस ने जांच में पास के जंगल में 10 पाउंड का डोर स्टॉप संदिग्ध लाल तरल में लिपटा मिला, जिसे संभावित हथियार माना जा रहा है। लीसा का पर्स, जिसमें कार की चाबी नहीं थी, पेजर बजने पर पास की छत पर मिला। उसकी 1983 की निसान पल्सर एक ब्लॉक दूर मिली। जांचकर्ताओं को कंपनी के कंप्यूटर से जानकारी मिटाने के प्रयास मिले। कंपनी के वाहन पर तरल फैला था और लाल दाग वाला कपड़े का मेल कार्ट मिला। हालांकि सबूत होने के बावजूद
लीसा और उसका शव नहीं मिल सका। जांचकर्ताओं ने हाल ही में निकाले गए उस कर्मचारी पर ध्यान दिया जिसने फर्जी रेज्यूमे बनाया और गबन के आरोप में प्रोबेशन पर था। यह अनुमान लगाया गया कि वह फाइलें मिटाने के लिए अंदर आया था, जहां उसकी लीसा से अनायास मुलाकात हो गई। पुलिस का मानना है कि लीसा की हत्या कर दी गई और फिर उसके शव को वहां से हटा दिया गया। संदिग्ध की BMW पर ल्यूमिनॉल टेस्ट में कुछ धब्बे मिले, लेकिन यह निर्णायक नहीं था। कई साल बाद संदिग्ध की पत्नी ने कहा कि लीसा को उनकी संपत्ति के कुएं में फेंका गया था, लेकिन तलाशी में कुछ नहीं मिला। लीसा गाइस का मामला अब भी अनसुलझा है। किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है और उसके परिवार का मानना है कि वह अपनी तय शादी से कुछ ही हफ्ते पहले यूं नहीं चली जाती। नंबर 18। कहा जाता है कि बेल बीकर लोग ब्रिटेन में कांस्य युग लाने और शायद स्टोनहेंज को नया स्वरूप देने में मदद करने में अहम थे, लेकिन इनके जीवन के बारे में बहुत कम जानकारी है। अब DNA विश्लेषण की मदद से माना जाता है कि बेल बीकर लोग लगभग 2400 और 2600 ईसा पूर्व के बीच ब्रिटेन पहुंचे थे और उनके आगमन ने नवपाषाण युग का अंत कर दिया था। कहा जाता है कि उनके DNA ने ब्रिटेन के अधिकतर मूल निवासियों के DNA को बदल दिया, जिसका मतलब है कि द्वीप के मूल निवासियों का आज वहां रहने वाले लोगों से लगभग कोई संबंध नहीं है। यह निष्कर्ष एक अध्ययन में निकला जिसमें इन रहस्यमय लोगों के आगमन से पहले और बाद में ब्रिटेन में दफन लोगों के DNA की तुलना की गई। मुख्य शोधकर्ता प्रोफेसर इयान बार्न्स ने बताया कि उन लोगों के अवशेषों में पाया गया DNA, जिन्हें उनके आगमन के बाद दफनाया गया था, मूल निवासियों के DNA से काफी अलग था, जिससे यह संकेत मिलता है कि वहां जनसंख्या में बहुत बड़ा बदलाव हुआ था। बेल बीकर लोगों को उनके खास मिट्टी के बर्तनों की वजह से ये नाम मिला। करीब 4500 साल पहले उन्होंने घंटी के आकार के मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू किया, जो पहले कभी नहीं देखे गए थे और जो सबसे पहले आज के स्पेन और पुर्तगाल में देखे गए थे। ये शैली यूरोप में जल्दी लोकप्रिय हुई और एक सदी बाद पहली बार ब्रिटेन में दिखी। हालांकि इसका कोई ठोस कारण नहीं मिला है, लेकिन विद्वानों ने सुझाव दिया है कि बेल बीकर लोग बड़े पैमाने पर प्रवास की प्रक्रिया में थे और वे जहां भी गए अपने साथ इस मिट्टी के बर्तनों की शैली को ले गए। कुछ 100 वर्षों में बेल बीकर लोग ब्रिटेन आए और जल्द ही उन्होंने यहाँ के मूल निवासियों का DNA लगभग बदल दिया। हमें यह भी पता है वे कैसे दिखते थे। विश्लेषित किए गए DNA के कारण शोधकर्ताओं का मानना है कि उनकी त्वचा गोरी थी, बाल हल्के रंग के थे और आंखें भी हल्के रंग की थीं। जब वे आए तब ब्रिटेन के निवासियों की आंखें भूरी, बाल भूरे और त्वचा जैतूनी थी, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह उस सिद्धांत का समर्थन करता है कि बेल बीकर लोगों के स्थानीय लोगों से बचे हुए होंगे, इसलिए धीरे धीरे मूल निवासियों की जगह ले ली गई और वे अंततः गुमनामी में खो गए। बेल बीकर लोगों की उत्पत्ति को लेकर पहले माना जाता था कि वे लाइबेरिया से आए थे, पर विशेषज्ञ पूरी तरह निश्चित नहीं हैं। सुझाव है कि वे ब्रिटेन जाने से पहले यूरोप में शिकारी संग्रहकर्ताओं के साथ घुल मिल गए थे, जिससे उनके DNA में पहले ही बदलाव आ चुके थे। आमतौर पर एक समूह का DNA पूरी तरह हावी नहीं होता और दूसरे को पीछे नहीं छोड़ता, लेकिन कुछ विद्वान इसके पीछे कारण मानते हैं। उनका मानना है कि शायद कोई महामारी फैली थी और फिर त्रासदी हुई। संभवतः बेल बीकर समुदाय उस बीमारी के प्रति प्रतिरक्षित थे, जबकि मूल ब्रिटिश लोग नहीं। इस तरह बेल बीकर समुदाय फलते फूलते रहे और ब्रिटिश लोग महामारी के कारण धीरे धीरे DNA खोते गए। कहा गया है कि उन्होंने स्टोनहेंज और ब्रिटेन के अन्य नवपाषाण स्थलों का उपयोग शुरू किया था और शायद स्मारक के पुनः डिजाइन में भी भूमिका निभाई, हालांकि यह सिद्ध नहीं है। उन्होंने ब्रिटेन निवासियों को धातुकला, तीरंदाजी और खास मिट्टी के बर्तनों से परिचित कराया। अगर इनमें से किसी भी बात को कभी भी निश्चित रूप से सच पाया जाता है, तो यह इतिहास की किताबों को वैसे ही बदल सकता है जैसे हम उन्हें जानते हैं। फिलहाल हमें बेल बीकर लोगों के बारे में अभी भी बहुत कुछ जानना है। नंबर 17। न्यू रिवर जॉर्ज नेशनल पार्क एक बीहड़ व्हाइट वाटर नदी का घर है जो गहरी घाटियों से होकर बहती है। नाम के बावजूद
न्यू रिवर महाद्वीप की सबसे पुरानी नदियों में है। यह पार्क खुद 70,000 एकड़ से भी ज्यादा क्षेत्र में फैला हुआ है और यहाँ कई शानदार प्राकृतिक दृश्य देखने को मिलते हैं। यह पार्क खूबसूरत है, लेकिन अन्य पार्कों की तरह खतरनाक और बेरहम भी है। यहाँ वर्षों में कई लोग लापता हो चुके हैं और यही वह जगह थी जहाँ जैस्मिन मिशेल क्रूज को आखिरी बार भागते हुए देखा गया था, इससे पहले कि वह हमेशा के लिए गायब हो गईं। 30 वर्षीय जैस्मिन 1 अप्रैल 2016 को अपनी मां से मिलने आई थी। ये निवास स्थान वेस्ट वर्जीनिया के डीप वाटर में बूनसबोरो रोड के 1100 ब्लॉक में स्थित था, जो न्यू रिवर गॉर्ज नेशनल पार्क से सिर्फ 25 मील दूर था। उस दिन मां और बेटी की दोस्ताना मुलाकात जल्दी ही कड़वी हो गई और घर में झगड़ा शुरू हो गया। यह साफ नहीं था कि असहमति किस पर थी, लेकिन इतना जरूर था कि वह महिला जंगल की ओर रिजर्व की दिशा में भाग गई। वह आखिरी बार था जब जैस्मिन दिखी या उसकी खबर मिली। जब महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस को दी गई तो उन्होंने जांच शुरू की, लेकिन जल्दी ही इस नतीजे पर पहुंचे कि इस मामले में कुछ भी असामान्य नहीं है। जैस्मिन वयस्क थी और अपनी मर्जी से जा सकती थी, इसलिए अधिकारियों ने उसका मामला गुमशुदा या संकटग्रस्त के रूप में दर्ज नहीं किया। लेकिन मई तक जब उसका कोई सुराग नहीं मिला तो पुलिस ने फैसला किया कि आगे की जांच जरूरी है। उन्होंने कष्टदायक घटना की जांच इस संभावना के साथ शुरू की कि इसमें साजिश हो सकती है। 18 मई को फेट काउंटी के डिप्टीज ने पूरा दिन जैस्मिन को नदी के किनारों और उस इलाके के घरों के आसपास खोजने में बिताया जहां उसे आखिरी बार देखा गया था। डिप्टीज की मदद वेस्ट वर्जीनिया सर्च एंड रेस्क्यू ग्रुप की K9 यूनिट्स ने की। गहन खोज के बावजूद लापता महिला के ठिकाने या उसकी किस्मत के बारे में कोई सुराग सामने नहीं आया। जैस्मिन को ऐसी कोई मानसिक या शारीरिक समस्या नहीं है जिससे वह खुद या दूसरों के लिए खतरा हो। न्यू रिवर गॉर्ज नेशनल पार्क के पास होने के कारण अधिकारियों को लगता है कि वो रिजर्व में ही कहीं खो गई है, लेकिन उस क्षेत्र की तलाश नहीं की गई है और मामला अभी भी निराशाजनक रूप से अनसुलझा है। नंबर 16। 14वीं और 15वीं शताब्दी में स्पेन से आई प्रतिष्ठित कोर्टे रियल परिवार को दुनिया के महासागरों की खोज करने का शौक था। गैस्पर और मिगुएल ने यह शौक अपने पिता जोआओ वाज कोर्टे रियल से विरासत में पाया। दोनों में गैस्पर को असली साहसी इसलिए कहा जाता था क्योंकि वह बचपन से ही दूर जगहों की कहानियां सुनता और जल्दी नक्शे पढ़ना सीख गया था। 1500 तक दूसरे खोजकर्ताओं की खोजों ने उसके रोमांच के जुनून को और भड़का दिया था। इनमें नए व्यापार मार्ग, नए महाद्वीप, इलाके और ऐसी जातियां शामिल थी जिन्हें उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। वयस्क होने पर गैस्पर को पुर्तगाल के राजा मैनुएल प्रथम द्वारा अन्य खोजकर्ताओं के साथ नए क्षेत्रों की खोज के लिए चुना गया। अपनी पहली यात्रा में वह शायद ग्रीनलैंड पहुंचा था, हालांकि यह सिद्धांत विवादास्पद है। वो कहता था कि जब वे सूखी जमीन पर पहुंचने वाले थे, खराब मौसम के कारण लौटना पड़ा, लेकिन वो और लोगों के साथ फिर लौटने की मंशा रखता था। 1501 में जब उसने खोजकर्ताओं का बड़ा समूह जुटा लिया तो वह 3 जहाजों के साथ दोबारा यात्रा पर निकला। जब वे उस इलाके में पहुंचे तो बर्फीली परिस्थितियों के कारण उन्हें आगे बढ़ना बहुत मुश्किल लगा। जहाज बर्फ तोड़ने के लिए नहीं थे, इसलिए गैस्पर ने रास्ता बदला और माना जाता है कि समूह न्यू फाउंडलैंड या लैब्राडोर में उतरा। यह अभियान सफल रहा और गैस्पर वहां रहने वाले लगभग 60 लोगों को अपने साथ पुर्तगाल वापस ले आया। लेकिन रास्ते में कुछ हुआ जिससे गैस्पर का जहाज नहीं मिला, जबकि बाकी 2 जहाज सुरक्षित पहुंच गए। मिगुएल ये मानने को तैयार नहीं था कि उसका भाई बस यूं ही गायब हो गया, और चूंकि उसमें भी रोमांच से लगाव था और उसे भी खोजी गई जमीन का कुछ हिस्सा देने का वादा किया गया था, उसने गैस्पर की तलाश शुरू करने का फैसला किया। 1502 में उसने नई टीम बनाई और 3 जहाजों के साथ लिस्बन से रवाना हुआ। वह उस इलाके लौटा जहां भाई आखिरी बार दिखा था, इसलिए उसे और उसके आदमियों को वही बर्फीले पानी पार करने पड़े जिनका सामना गैस्पर और उसके दल को करना पड़ा था। यह कोई बड़ी समस्या नहीं थी क्योंकि वे आसानी से वहां पहुंच गए।
लेकिन तब मिगुएल ने घातक गलती की। उसने फैसला किया कि उन्हें ज्यादा तेजी से ज्यादा इलाका कवर करना चाहिए और तीनों जहाजों को अलग अलग हो जाने का आदेश दिया। उन्होंने उस साल अगस्त के मध्य में एक निश्चित जगह पर मिलने का तय किया और 2 जहाज वाकई वहां पहुंच भी गए, लेकिन मिगुएल का जहाज गायब हो गया, ठीक वैसे ही जैसे उसके भाई का हुआ था। यह अनुमान लगाया गया है कि उसका जहाज या तो बर्फ से इतनी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था कि उसे ठीक नहीं किया जा सकता था, या फिर वह किसी तूफान के दौरान डूब गया। फिर भी कोर्टिरियल परिवार ने हार नहीं मानी। 1503 में वास्को एनस ने अपने भाइयों की खोज में उसी क्षेत्र में 2 जहाज भेजे, क्योंकि उन्हें उस अभियान में शामिल होने की अनुमति नहीं थी। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि दोनों भाइयों में से एक या दोनों ने पुर्तगाल न लौटकर इन क्षेत्रों में से किसी एक में लंबा जीवन बिताया। यह साबित नहीं हुआ है और इतिहासकार अनुमान ही लगा सकते हैं कि सदियों पहले कोर्ते कोर्टिरियल भाइयों के साथ क्या हुआ था। नंबर 15। एजे ब्रो, होमर, ल्यूसियाना के निवासी, अपने समुदाय में बहुत लोकप्रिय थे। पिछले 3 दशकों से वह स्थानीय कपड़ों की दुकान में एक सेल्समैन के रूप में काम कर रहे थे। वह तलाकशुदा थे। उनकी 3 बेटियां थीं। एजे को भी शराब से जुड़ी कुछ परेशानियां हुई थीं। 1983 में निर्णायक मोड़ पर पहुंचकर उन्होंने सोचा अब बहुत हो गया। उस आदमी ने मदद ली और 1991 तक वो 8 साल से शराब नहीं पी रहा था। अपनी गलतियों से सीखकर 50 वर्षीय व्यक्ति दूसरों की मदद करता था जो उसी समस्या में थे। उन्हें स्थानीय अल्कोहलिक्स एनोनिमस बैठकों का सचिव नियुक्त किया गया, इस उम्मीद में कि वे दूसरों की जिंदगी बदलने में मदद कर सके जो उसी हालात का सामना कर रहे थे। एजे के प्रयास अगस्त में अचानक रुक गए जब वह रहस्यमय ढंग से गायब हो गए और उनका कोई पता नहीं चला। 28 तारीख थी जब एजे ने एक सामान्य एए बैठक छोड़ी और फिर सड़क पार करके एक किराना दुकान पर दूध खरीदने गए। उन्होंने अपनी फोर्ड टेम्पो कार जिम बोवी पार्क की पार्किंग में छोड़ी जहां बैठकें होती थी। यह स्पष्ट नहीं है कि एजे दुकान में गए थे या उन्होंने कोई खरीदारी की थी। यह स्पष्ट नहीं कि वह अंदर जाने से पहले या बाद में गायब हुए। उस वक्त एजे के बेटी के साथ रह रहे थे। उस शाम घर न लौटने पर बेटी ने अगले दिन उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट कर दी। जांचकर्ताओं को पूरे 1 दिन बाद वह टेम्पो मिला जो इजी डज इट क्लब के पास लावारिस हालत में खड़ा था। गाड़ी लॉक थी और उनके कई निजी सामान अंदर ही छोड़ दिए गए थे, जिनमें एक बटुआ, चेकबुक और एक बैंक बैग था जिसमें $165 रखे हुए थे। मौके से कार की चाबी और दूध का एक डिब्बा गायब था। पेट्रोल टैंक फिर भी खाली था, जबकि कुछ घंटे पहले ही ईंधन डलवाया था। होमा के एक प्रतिष्ठित नागरिक के लापता होने की खबर पूरे समुदाय में फैल गई और तुरंत ही उसकी देखे जाने की खबरें आने लगीं। 30 अगस्त को, उसी दिन जब वाहन मिला था, उनके पुराने दोस्त केनेथ पेलेग्रिन ने कहा कि उनकी एजे से मुलाकात हुई थी। उन्होंने कहा कि लापता व्यक्ति दुकान के बाहर पेफोन इस्तेमाल कर रहा था। केनेथ ने बताया कि वह बिखरे हुए और अपने सामान्य मिलनसार स्वभाव के विपरीत लग रहे थे। उन्होंने देखा कि एजे पर 3 लोग जो लाल छोटी कार में थे नजर रख रहे थे। दोस्त को उसकी पोशाक अजीब और स्वभाव के विपरीत लगी। उसने फ्लैनल शर्ट, ढीली पैंट और पुराने टेनिस जूते पहने थे जो उसके जैसे नहीं थे। एजे ने पहली गुमशुदगी की शाम सफेद ड्रेस शर्ट और टाई पहनी थी। दुकान से निकलने पर केनेथ ने देखा उसका दोस्त और लाल कार दोनों गायब थे। उसी दिन एक परिचित ने भी कथित तौर पर एजे और वह डरावनी लाल कार देखी थी। वह कार होमा से 8 मील दूर एक ग्रामीण रास्ते पर थी। अगला चश्मदीद गवाह और भी डरावनी जानकारी देगा। बताया गया कि उसने जिम बोवी पार्क में 3 लोगों को एक अज्ञात व्यक्ति को जबरन सफेद कार में डालते देखा। वहीं टेम्पो मिला था। मामला तब और भी ज्यादा उलझ गया जब पुलिस स्टेशन में एक नोट आया जिसमें कहा गया था कि एजे अपनी गुमशुदगी वाली शाम को नशे में था और उसने अपने पेट में खुद ही चोट पहुंचाई थी। नोट में कहा गया कि उसे कपड़े की बोरी में डालकर डैम के पास बायू के किनारे से नीचे लुढ़काया गया।
जिस डैम का जिक्र किया गया था वह पार्क के पास था और जासूसों ने तुरंत वहां बड़े पैमाने पर तलाश शुरू कर दी, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला और उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि वो चिट्ठी सिर्फ एक बीमार मजाक थी। लापता व्यक्ति की अगली संभावित झलक 24 सितंबर को मिली। लॉकपोर्ट निवासी क्रिस्टी बोर्डरो ने देखा कि एक वैन उनके घर के पास रुकी। एक बेतरतीब आदमी लड़खड़ाता हुआ बाहर निकला। उससे शराब की बदबू आ रही थी। उस आदमी ने उनसे पूछा, क्या वह जमी हुई मछली का बैग लेंगी? उन्होंने मना किया और वह चला गया। क्रिस्टी को लगा वह आदमी शायद एजे था, कुछ जाना पहचाना लगा। जब उन्हें एजे की शराब पीने के दिनों की एक पुरानी मगशॉट दिखाई गई तो वह पूरी तरह से आश्वस्त हो गई कि उन्होंने जिस आदमी को देखा था वही वो था जिसे वे ढूंढ रहे थे। लेकिन इन देखे जाने की घटनाओं के बावजूद एजे रहस्यमय तरीके से गायब ही रहा और जिन गाड़ियों के साथ उसे देखा गया था वे कभी नहीं मिली और उन रहस्यमय लोगों की भी कभी पहचान नहीं हो पाई। नंबर 14, द सेथ मटेरियल किताब जेन रॉबर्ट्स और उनके पति रॉबर्ट बट्स ने लिखी है, जो अन्य किताबों से अलग है क्योंकि इसमें सेथ नाम की सत्ता से उनकी बातचीत है। ये कहानी 1963 में शुरू होती है जब जेन और रॉबर्ट ने एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन पर किताब के लिए रिसर्च करने का विचार किया। उन्होंने एक ओइजा बोर्ड खरीदा और ये देखने के लिए प्रयोग करना शुरू किया कि क्या इन बोर्ड्स के बारे में जो अफवाहें हैं वे सच है या नहीं। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। उस साल 3 दिसंबर को उन्होंने एक पुरुष आत्मा से बात करना शुरू किया जिसने दावा किया कि उसका नाम सेथ है। उन्होंने बातचीत लिखनी शुरू की, लेकिन धीरे धीरे जेन को ओइजा बोर्ड के बिना भी संदेश सीधे दिमाग में मिलने लगे। अब बोर्ड की जरूरत नहीं थी क्योंकि जेन सीधे रॉबर्ट को संदेश बता सकती थी और वो लिख लेते थे। सेथ ने बताया कि वह शुद्ध ऊर्जा है और अब भौतिक दुनिया में रुचि नहीं रखता। उसने कहा कि उसने पृथ्वी पर अपने सभी पुनर्जन्म पूरे कर लिए हैं और अब किसी अन्य अस्तित्व स्तर पर है। उसने जो जानकारी उस जोड़े को दी थी वही बात पहले भी कई लोगों को दी गई थी, लेकिन हर नई पीढ़ी के साथ वे प्राणी अपने संदेश दोहराते थे। सेथ आधुनिक बोलचाल की भाषा से परिचित लगता था और जेन का दावा था कि कई बार जब वह सेथ से बात कर चुकी होती थी तो उसे याद नहीं रहता था कि उसने ऐसा किया है या बातचीत के दौरान शराब पी है। सेथ के कई संदेशों का मुख्य उद्देश्य जेन और लोगों को यह सिखाना था कि वे अपने विचारों और विश्वासों से अपनी वास्तविकता बना सकते हैं। उसने बताया कि पुनर्जन्म वास्तविक है और अस्तित्व के मूल सिद्धांतों में से एक है। जहां तक हर व्यक्ति अपनी खुद की वास्तविकता बनाने की बात है, उसने यह समझाया कि यह कैसे काम करता है। व्यक्ति का आंतरिक अहंकार उसकी शारीरिक बनावट और भौतिक वातावरण के लिए जिम्मेदार होता है। उनके अनुभव उनकी अपेक्षाओं, विश्वासों और दृष्टिकोण से बनते हैं जो उनका बाहरी अहंकार तय करता है। संक्षेप में सेठ ने समझाया कि हर व्यक्ति वही जीवन अनुभव करता है जिस पर वह ध्यान केंद्रित करता है और यह केवल तब बदला जा सकता है जब वह अपनी अपेक्षाओं और विश्वासों को बदलने का निर्णय लेता है। जेन ने इस पर विस्तार से बताया कि हमारे चारों ओर का भौतिक वातावरण हमारे मन द्वारा बनाया जाता है। इन विचारों को फिर ऊर्जा से भर दिया जाता है जो जन समूह के मन से आती है और जो घटनाएं हम समूह के रूप में या व्यक्तिगत रूप से अनुभव करते हैं वे भी इसी तरह विचार और ऊर्जा के माध्यम से बनाई जाती हैं। इसके अलावा सेठ ने दावा किया कि वास्तविकता की न तो कोई शुरुआत है और न ही कोई अंत, और उन्होंने वादा किया कि जो भी उनका अनुसरण करेगा वह बदली हुई चेतना और ऐसे रोमांच का अनुभव करेगा जिनके बारे में उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। ये सत्र अगले 21 वर्षों तक जारी रहे जब तक कि जेन का 1984 में निधन नहीं हो गया। जहां बहुत से लोग मानते हैं कि सेथ वास्तव में कभी अस्तित्व में नहीं था, वहीं कई अन्य लोगों को जेन की लिखी किताबों में ज्ञान मिला क्योंकि उन्हें लगा कि उनकी किताबों ने दुनिया के बारे में सोचने का उनका नजरिया बेहतर बना दिया। नंबर 13, लॉयड लॉयनल गेन्स का नाम हर घर में नहीं जाना जाता, लेकिन गुमशुदगी से 3 महीने पहले वो अहम शख्सियत थे। लॉयड ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में वह केस जीत लिया था जिसमें मिसौरी को उन्हें लॉ स्कूल में दाखिला देने या अफ्रीकी अमेरिकियों के लिए अलग समान स्कूल बनाने का आदेश मिला था। 3 साल की कानूनी लड़ाई ने देश भर में विश्वविद्यालयों में नस्लीय अलगाव खत्म होने का रास्ता खोला और उन्हें वकील बनने का अपना सपना पूरा कर सके।
दुर्भाग्य से जैसे ही मामला लॉयर के पक्ष में गया, उनका सपना बुरे सपने में बदल गया। मार्च 1939 की एक बरसात शाम उन्होंने सेंट लुइस में घर से निकलते वक्त अटेंडेंट से कहा कि बस डाक टिकट खरीदे जा रहे हैं। वह काम से लौटे नहीं और फिर कभी नहीं दिखे या सुने गए। क्योंकि लॉयड अकेले रहते थे, किसी को यह एहसास होने में कई दिन लग गए कि वह गायब है, और इसे सार्वजनिक होने में और 7 महीने लग गए। उनकी फोटो देश भर के अखबारों में लापता के रूप में छपी। इस कोशिश से कोई सुराग नहीं मिला और अगले महीनों तक लॉयड की गुमशुदगी पर अफवाहें फैलने लगीं। कुछ लोगों ने कहा कि वह रंगभेद समर्थकों के हाथों मारे गए, जबकि अन्य ने माना कि वह इलाके से भागकर कहीं और रह रहे हैं। खबरों के मुताबिक लॉयड को न्यूयॉर्क में शिक्षक और मेक्सिको सिटी में देखा गया, जब उन्हें मुकदमेबाजी छोड़ने के लिए रिश्वत दी गई थी। इनमें से कोई दावा साबित नहीं हुआ। जिस दौर में लॉयड की गुमशुदगी हुई थी, उस समय पुलिस इसकी जांच करती ही नहीं थी। परिवार ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी या नहीं, यह स्पष्ट नहीं है। उनके ज्यादातर रिश्तेदार अब भी वही रहते हैं, किसी समाधान की प्रतीक्षा में जो शायद न मिले। 1951 में रिपोर्टर एडवर्ड टी क्लेटन ने इस मामले पर एक लेख प्रकाशित किया। उनकी रिपोर्ट लॉयड की गुमशुदगी की सबसे विस्तृत जांच मानी गई, लेकिन वह ये साबित नहीं कर सकी कि लापता कार्यकर्ताओं के साथ क्या हुआ। अब तक कोई भी सबूत मिटा दिया गया है और ये मामला एक और अनसुलझे लापता व्यक्ति के रहस्य के रूप में बना रहेगा। नंबर 12। अगर आप किसी अजनबी से पूछे कि अमेरिका की खोज किसने की थी, तो 99% लोग क्रिस्टोफर कोलंबस बताएंगे। स्कूल और इतिहास की किताबों में यही बताया गया, लेकिन कुछ स्रोतों के मुताबिक असल में सबसे पहले एक वेल्श व्यक्ति महाद्वीप पहुंचा था। सन 1170 में ओवेन ग्विनेद वेल्स के एक औपचारिक काउंटी ग्विनेद के शासक थे और उन्हें आज भी देश के सबसे अच्छे और महत्वपूर्ण राजाओं में से एक माना जाता है। ओवेन और इंग्लैंड के राजा हेनरी द्वितीय के बीच वेल्स की स्वतंत्रता और विस्तार को लेकर कई बार संघर्ष हुआ, क्योंकि हेनरी वेल्स को इंग्लैंड के लिए फिर से पाना चाहता था। आखिरकार ओवेन और उनके वेल्स के साथियों ने खराब मौसम की मदद से हेनरी को हरा दिया। 1170 में ओवेन की मृत्यु के बाद उनके 13 बच्चों में सिंहासन के उत्तराधिकारी को लेकर तुरंत झगड़ा शुरू हो गया। उनके 2 बेटे मैलिक और रियरिड ने तय किया कि वे इस झगड़े या परिवार के बाकी लोगों से कोई लेना देना नहीं रखना चाहते। वे लांडेलो में एक जहाज पर सवार हुए और किंवदंती के अनुसार वे बिना किसी विशेष मंजिल के पश्चिम की ओर जहाज चलाने लगे, क्योंकि उन्होंने तय किया था कि वे देखेंगे कि वे कहाँ पहुंचते हैं। वे अटलांटिक महासागर पार करके अंततः अमेरिकी महाद्वीप पर पहुंच गए। उन्होंने तय किया कि यह खोज अपने लोगों से साझा करनी है, इसलिए मैडॉक्स घर लौटे और लोगों को लाए। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने स्थानीय लोगों को अपनी यात्राओं और उस नई दुनिया की कहानियां सुनाई जिसे उन्होंने और उनके भाई ने खोजा था। उनकी कहानियों से, उनकी बातों में आकर कई लोगों ने दूसरी यात्रा के लिए नाम लिखा और 1117 में वे लंडी द्वीप से रवाना हुए। कहा जाता है कि वह समूह अमेरिका वापस पहुंच गया और उन्होंने अल्बामा के मोबाइल बे में उतरने का दावा किया। फिर वे अल्बामा नदी की ओर बढ़े और रास्ते में कुछ पत्थर के किले बनाए। स्थानीय अमेरिकी जनजातियां आज भी मानती हैं कि ये किले श्वेत पुरुषों ने बनाए थे, लेकिन ये साबित नहीं हुआ कि वे मैडॉक और उसके नाविक थे। इतिहासकारों ने पुष्टि की है कि ये संरचनाएं वेल्स के कॉनवी काउंटी बरो के कैसल डोलविथ एलन जैसी है। इन्हीं संरचनाओं की तारीख क्रिस्टोफर कोलंबस के महाद्वीप पर आने से पहले की पाई गई है और इसी वजह से बहुत से लोग मानते हैं कि मैडॉक ही इसका असली खोजकर्ता था। ना तो मैडॉक, ना रिरिड और ना ही उनके किसी आदमी को फिर कभी देखा गया और ऐसा अनुमान लगाया गया है कि उन्होंने अमेरिका में ही रहने का फैसला किया, जहां वे किसी स्थानीय जनजाति का हिस्सा बनकर रहने लगे। नंबर 11। शेरी डहर्डी एक और उदाहरण बन गई एक अजीबोगरीब गायब होने की घटना का। उनका जन्म जुलाई 1963 में हुआ और वह पैराडाइज वैली एरिजोना में पली बढ़ी। 1991 में 28 साल की उम्र में वो नॉर्थ ईस्ट फीनिक्स में रह रही थी। वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ ईस्ट वाया एस्ट्रेला के
6400 वाले ब्लॉक में रहती थीं और दोनों पेड़ काटकर आजीविका चलाते थे। हालांकि यह दिखावा एक खुशहाल जिंदगी का आभास देता था, लेकिन असलियत इससे बहुत दूर थी। घर के अंदर कुछ अंधेरा सा छाया हुआ था। हर किसी के अनुसार शहरी ने अपने अंदर चल रही सारी परेशानियों के बावजूद अपनी खुश मिजाज छवि बनाए रखी। हालांकि वही चमकदार व्यक्तित्व उस साल उस जगह से छिन जाएगा जब कुछ वाकई अजीब सा पैराडाइज वैली को घेर लेगा। 29 मार्च को शहरी घर से निकलकर पैराडाइज वैली मॉल गई। उसने स्विम सूट खरीदने के लिए अपने बॉयफ्रेंड से पैसे मांगे। उसने खुशी खुशी पैसे दे दिए और शहरी रात के 8 बजे अंधेरे में घर से निकल गई। फिर वह कभी दिखाई नहीं दी। कई बार फोन करने पर भी जवाब न मिलने पर कुछ दिनों बाद शहरी के परिवार को चिंता हुई। फिर पता चला कि मॉल जाने के बाद शहरी घर लौटी ही नहीं थी। रिश्तेदारों को मॉल जाने का पता चला तो वे खुद उसकी तलाश करने लगे। वे पार्किंग में पहुंचे जहां शहरी की छोड़ी हरी एल कमीनो मिली। वो टारगेट की पार्किंग में छोड़ी गई थी। जल्द ही परिवार ने इस खोज के आसपास कुछ अजीब बातें नोटिस की। सबसे पहले ड्राइवर की सीट उस स्थिति से ज्यादा पीछे थी जितनी शहरी को आदत थी। वह 5 फीट 3 इंच की थी, लेकिन सीट ऐसे सेट थी जैसे कोई लंबा व्यक्ति बैठा हो। अब लापता महिला का बटुआ, पर्स और पहचान पत्र उसके ईस्ट विला एस्ट्रेला वाले घर में ही मिले थे। आखिरकार अधिकारियों को शहरी की अचानक गुमशुदगी के बारे में पता चला और उन्होंने उसके बॉयफ्रेंड से पूछताछ की। उसने सिर्फ बताया कि वे अचानक मॉल में स्विमिंग सूट खरीदने गए, पर रात उस मोड़ तक कैसे पहुंची नहीं बताया। स्विमसूट कोई जरूरी चीज नहीं थी और वो सुबह तक इंतजार कर सकती थी। जैसे ही पुलिस ने जांच बढ़ाई, वे घर की परेशानियों का सच उजागर करेंगे। पता चला कि उस जोड़े में घरेलू झगड़े होते थे जिनकी शुरुआत अक्सर बॉयफ्रेंड करता था। जांचकर्ताओं ने जल्दी ही निष्कर्ष निकाला और मैथ्यू इचेल्स को इस मामले में मुख्य संदिग्ध घोषित कर दिया। गवाहों ने कुछ परेशान करने वाली बातें बताई जिससे उनकी शंकाएं और भी बढ़ गईं। कथित तौर पर इचेल्स ने कई लोगों से परफेक्ट क्राइम करने की डींग मारी थी। उसने कथित तौर पर दावा किया था कि उसने शहरी की हत्या की और उसे वुड चिपर में डालकर ठिकाने लगा दिया। हालांकि इस आरोप का कोई सबूत नहीं मिला और पुलिस भी पुष्टि नहीं कर पाई कि वह सच में मरी थी या नहीं। ऐसा कोई संकेत भी नहीं था जिससे लगे कि वाकई ऐसा ही हुआ था। 1 साल बाद इचालेस को DWI के मामले में गिरफ्तार किया गया। फिर 1995 में हमला और नशीली दवाओं के उल्लंघन के लिए, फिर 1999 और 2007 में भी उसी कारण से गिरफ्तार किया गया। कई सालों तक शेरी डॉगर्टी का मामला ठंडा रहा, जब तक मार्च 2016 में एक अप्रत्याशित समाचार विज्ञप्ति नहीं आई। किटार न्यूज ने आरोप लगाया कि फिनिक्स पुलिस जल्द गिरफ्तारी कर सकती है। उन्होंने और जानकारी नहीं दी और 1 दशक बाद भी इस गुमशुदगी में किसी पर आरोप नहीं लगा। नंबर 10। सैन्य कर्मियों ने दशकों से आसमान में अजीब रोशनी देखने की रिपोर्ट दी है और 2 पायलटों फेलिक्स मोंकला और रॉबर्ट विल्सन की गुमशुदगी का अनसुलझा मामला भी इसका अपवाद नहीं है। यह घटना 23 नवंबर 1953 की रात को हुई थी। रिपोर्टों के अनुसार वह तूफानी रात थी जब अमेरिकी एयर डिफेंस कमांड के सदस्य कनाडाई सीमा के पास रडार पर एक विमान को आते देख संदिग्ध हो गए। शुरुआत में यह अनुमान लगाया गया कि वह शायद एक कनाडाई विमान हो सकता है, लेकिन पूरी तरह से सुनिश्चित होने के लिए पास के किन्ड्रोस एयरफोर्स बेस से एक F-81C स्कॉर्पियन जेट को जांच के लिए भेजा गया। विमान में फर्स्ट लेफ्टिनेंट फेलिक्स मोंकला पायलट थे और सेकंड लेफ्टिनेंट रॉबर्ट विल्सन रडार से निगरानी कर रहे थे। अगले महीनों में चीजें हवा में अजीब होने लगी और यूएफओलॉजिस्ट के अनुसार ये सबसे अजीब सैन्य यूएफओ घटनाओं में से एक बन गई। सोचा गया था कि विमान को ढूंढना आसान होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जेट के उड़ते ही विल्सन को रडार पर उसे ट्रैक करना मुश्किल था क्योंकि वो बार बार रास्ता बदल रहा था। ग्राउंड क्रू को जानकारी दी गई
जिन्होंने मोनक्ला को निर्देशित किया। उसने अपनी गति 500 मील प्रति घंटा कर दी और आखिरकार उस अज्ञात विमान के करीब पहुंचने लगा, लेकिन तब तक आधा घंटा बीत चुका था। ग्राउंड क्रू दूसरे विमान की तेजी देखकर हैरान रह गया और बेचैनी से देखता रहा जब जेट अपने लक्ष्य के पास पहुंचा। उन्होंने मंगला को 25,000 फीट से 7,000 फीट तक नीचे आने का निर्देश दिया और कीवी नो पॉइंट के तट से लगभग 70 मील दूर वे आखिरकार उस अज्ञात वस्तु के पास पहुंच गए। रडार पर तैनात सैन्य सदस्यों ने बताया कि उनकी स्क्रीन पर 2 ब्लिप्स एक दूसरे के करीब आने लगे, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। रडार स्क्रीन से मोंगला और विल्सन का सिग्नल अचानक गायब हुआ, जिससे सभी में चिंता फैल गई। कुछ सेकंड बाद दूसरा यान अचानक दिशा बदलता है और उसका ब्लिप भी बिना स्पष्टीकरण गायब हो जाता है। अन्य यानों को तुरंत उस क्षेत्र में भेजा गया ताकि पता चल सके कि क्या हुआ, लेकिन उन दोनों आदमियों का कोई सुराग नहीं मिला। अमेरिकी वायुसेना, कोस्ट गार्ड और कनाडाई वायुसेना ने खोज की, पर सफलता नहीं मिली। मीडिया को अपनी रिपोर्ट में सेना ने बताया कि उनके रडार पर 2 सिग्नल एक बिंदु पर आपस में मिलते हुए दिखे, जिसके बाद उनका जेट अचानक ऐसे गायब हो गया जैसे हवा में विलीन हो गया हो। लेकिन जल्द ही उन्होंने बयान बदलकर कहा कि रडार ऑपरेटर ने जो देखा उसे गलत समझा और मोनक्ला और विल्सन ने उस वस्तु को सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट किया, जो कनाडाई वायुसेना का C-047 विमान था। उन्होंने आगे दावा किया कि वह विमान अपने निर्धारित मार्ग से लगभग 30 मील भटककर प्रतिबंधित हवाई क्षेत्र में चला गया था। विल्सन और मोनक्ला के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा कि शायद पायलट को चक्कर आ गया था, जिससे विमान लेक सुपीरियर में क्रैश हो गया, जब दोनों अपने मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करके बेस लौट रहे थे। कनाडाई सेना ने कहा कि यह कहानी झूठी है, क्योंकि उस रात उन्होंने कोई उड़ान नहीं भेजी थी और इसके अलावा मंगला की पत्नी को पहले बताया गया कि उनका विमान झील में गिर गया है और फिर ये कहा गया कि उनका विमान हवा में ही फट गया था। मिशन का उल्लेख सेना के रिकॉर्ड से हटा दिया गया और घटना की पूरी व्याख्या नहीं हुई। कई लोग मानते हैं कि यह एक बाहरी अंतरिक्ष यान से सामना था, लेकिन सच क्या है यह शायद जनता को कभी पता नहीं चलेगा, क्योंकि मिशन का कोई रिकॉर्ड नहीं है। 1990 में 34 वर्षीय डोरिन मार्फियो जॉनस्टन रोड आइलैंड की ने अपने पति स्टीफन पर अफेयर का शक होने पर शादी पर ध्यान देने के लिए नौकरी छोड़ दी। डोरिन 29 मार्च को गायब हुई। उसी दिन उसने मां को फोन नहीं किया। स्टीफन ने कहा कि उसने उस दिन असामान्य रूप से लंबी 1 घंटे की लंच ब्रेक में डोरिन से मुलाकात की थी। जब वो 4 बजे घर लौटा, वो जा चुकी थी। उसने 2 दिन बाद 31 मार्च को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। स्टीफन ने कहा कि सूटकेस, कपड़े और $600 गायब थे, जिससे लगता है वो अपनी मर्जी से गई थी। पुलिस ने देखा कि उसकी कार, बिल्लियां, हेयर कॉर्लर और टूथब्रश वही थे और संयुक्त खाते से पैसा नहीं निकला था। जांचकर्ताओं को विश्वास नहीं था कि वह खुद चली गई थी, इसलिए उन्होंने स्टीफन पर ध्यान केंद्रित किया, जिसने यह स्वीकार किया कि उसने एक निजी जासूस को इसलिए रखा था क्योंकि उसे शक था कि उसकी पत्नी के कई अफेयर हैं, लेकिन उसने इसका कोई सबूत नहीं दिया। मामला 2 महीने तक ठप रहा, जब तक 2 टाइप किए हुए नोट सामने नहीं आए। एक नोट में इशारा किया गया था कि स्टीफन इसमें शामिल है और उसमें दावा किया गया था कि उसकी लाश प्रोविडेंस के एक तालाब में है, लेकिन उस इलाके की तलाशी में कुछ भी नहीं मिला। दूसरे नोट में डोरिन को धोखेबाज कहकर उसके कथित प्रेमियों के नाम लिखे थे। दोनों पत्रों का पता स्टीफन की मां के घर की टाइपराइटर से चला। फिर स्टीफन ने सहयोग से इनकार कर वकील रख लिया। इसके बाद मामला ठंडे बस्ते में चला गया। 9 साल बाद स्टीफन की मृत्यु हो गई, समाधान नहीं मिला, उस पर कभी आरोप नहीं लगाया गया और डोरिन मर्फियो की गुमशुदगी आज तक अनसुलझी है। नंबर 8, जब इसे बात के सबूत मिले कि कोई मृत समझा गया व्यक्ति असल में कहीं जीवित है और उसके दोस्तों व परिवार को पता न हो, तो यह हमेशा परेशान करता है। हर्शल ग्रिन्सपैन के द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जीवित रहने का प्रमाण निश्चित नहीं है, लेकिन एक फोटो से ऐसा प्रतीत होता है। ग्रिन्सपैन, जो हाइनोवर, जर्मनी से थे,
कभी भी आधिकारिक रूप से जर्मन नागरिक नहीं बन पाए। इसका कारण था 1913 का जर्मन नागरिकता कानून, जिसके अनुसार जर्मनी में जन्मा बच्चा तभी नागरिकता पा सकता था जब उसके दोनों माता पिता वहीं जन्मे हों। इसके बजाय प्रथम विश्व युद्ध के अंत के बाद वह अपने परिवार के बाकी सदस्यों के साथ पोलैंड के नागरिक बन गए। हैनोवर में घोषणा हुई कि जर्मनी के सभी पोलिश यहूदियों को गिरफ्तार किया जाएगा और ग्रुंजपैन का परिवार 12,000 हिरासत में लिए गए लोगों में था। उनकी सारी संपत्ति और जमीन जब्त कर ली गई और उन्हें ट्रेन से पोलैंड लौटने के लिए मजबूर किया गया। सीमा पहुंचने के बाद उन्हें शहर तक 2 मील पैदल चलना पड़ा, पर प्रवेश नहीं मिला और वे सीमा पर ही रहे, जहां रेड क्रॉस ने उनकी देखभाल की। हालात बहुत खराब थे, कई लोग बीमार हो गए। ग्रीन्सपैन अब यह बर्दाश्त नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने एक दुष्ट योजना बनाई। कुछ पैसे जमा कर उन्होंने आग्नेयास्त्र खरीदी और पेरिस में जर्मन दूतावास गए। उन्होंने दूतावास अधिकारी से मिलना चाहा, कहते हुए कि वह जासूस हैं और उनके पास अहम जानकारी है। उन्होंने कहा कि वह जानकारी सिर्फ राजदूत को देंगे, जिन्हें हिज एक्सेलेंसी कहा, लेकिन उन्हें जूनियर अधिकारी अर्नस्ट वॉन राथ से ही बात करनी पड़ी। उन्हें वॉन राथ के कार्यालय में ले जाया गया, जहां उनसे उस जानकारी पर चर्चा करने के लिए कहा गया, लेकिन इसके बजाय ग्रीन्सपान ने अपना हथियार निकाला और गोली चला दी। उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया गया और उन्होंने अपराध कबूल लिया। ग्रीन्सपान अपने जल्दबाजी में किए गए कृत्य से मशहूर हुए और फ्रेनस जेल पेरिस में कई इंटरव्यू दिए। अभियोजन पक्ष ने उन्हें मुकदमे का सामना करने के लिए जर्मनी वापस भेजने की कोशिश की, लेकिन फ्रांसीसी सरकार ने इनकार कर दिया। आखिरकार उन्हें बरगास स्थानांतरित कर दिया गया, लेकिन जब उन्हें और कुछ अन्य कैदियों को वहां ले जाया जा रहा था तो उन पर जर्मन विमानों ने हमला कर दिया। अराजकता के दौरान कुछ कैदी भागने में सफल हो गए और यह मान लिया गया कि ग्रीन्सपैन भी उनके साथ शामिल हो गए, क्योंकि वे उन लोगों में नहीं थे जो अंततः बरगास पहुंचे। अगर उन्हें पता होता तो शायद भाग जाते, लेकिन वे पैदल बरगास गए, जहां उन्होंने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया और बताया कि हमले के बाद बाकी कैदियों को इकट्ठा किया गया, उन्हें पीछे छोड़ दिया गया। बाद में उन्हें टूलूज में कैद किया गया, पर जर्मन अब भी उनकी तलाश में थे। फ्रांस के आत्मसमर्पण के बाद उन्होंने ग्रीन्सपैन को सौंपने की मांग की, हालांकि उन्हें जर्मन नागरिकता नहीं दी गई थी। फ्रांसीसी सरकार ने विरोध नहीं किया और ग्रीन्सपैन को प्रिंस अल्ब्रेट स्ट्रासे में बंद कर दिया गया। आखिरकार उन्हें मैग्डेबर्ग भेजा गया, पर आगे उनका क्या हुआ पता नहीं। कुछ लोग मानते हैं कि उनकी मौत हिरासत में हुई, जबकि कुछ का अनुमान है कि वह युद्ध के बाद पेरिस चले गए। 1946 में एक फोटो सामने आई जिसमें कई लोगों ने उस व्यक्ति को ग्रीन्सपैन बताया, जिससे इस सिद्धांत को बल मिला। ये फोटो जर्मनी में ली गई थी। पुष्टि नहीं हुई कि ये ग्रीन्सपैन थे, लेकिन कई लोग मानते हैं कि वे जर्मन अधिकारियों से बचकर लंबा जिए। नंबर 7, स्वीट जिमी कहाँ है? 2003 से ही ये सवाल बॉक्सिंग में चर्चा में है, जब लोगों ने नोटिस किया कि मोहम्मद अली के शुरुआती विरोधी जिम रॉबिन्सन कई सालों से नजर नहीं आए। फरवरी 1961 में वो मायामी, फ्लोरिडा के बॉक्सिंग रिंग पहुंचे। साथ में एक पुराना आर्मी बैग था जिसमें सारा सामान था। उस युवा को अली से नहीं लड़ना था, वो असली बॉक्सर का आखिरी समय में लाया गया विकल्प था। उन्हें पता नहीं था, लेकिन रॉबिन्सन जल्दी ही मशहूर होने वाले थे, क्योंकि वह भविष्य के 3 बार वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन से 94 सेकंड में हार गए। वह उभरते हुए बॉक्सर के जबरदस्त घूंसे का शिकार हो गए थे और नॉकआउट में मुकाबला हार गए थे। अली उस पल से आगे बढ़े और वही महान बॉक्सर बने जिन्हें हम जानते हैं। लेकिन जिमी का क्या हुआ? जिम रॉबिन्सन इसके बाद जैसे गायब ही हो गए, परछाइयों में चले गए और उन्हें 40 से भी ज्यादा साल बाद ही फिर से ध्यान दिया। ऑटोग्राफ कलेक्टर स्टीवन सिंगर ने पता लगाया कि वह बॉक्सर लापता था। सिंगर अली 50 विरोधियों के हस्ताक्षर इकट्ठा कर रहे थे जब 2003 में उन्हें पता चला एक हस्ताक्षर अभी बाकी है। पहले 35 हस्ताक्षर आसानी से मिल गए थे, बाकी में महीनों लग गए, लेकिन आखिरकार उन्होंने वो भी हासिल कर लिया, सिर्फ एक को छोड़कर सभी। पत्रकारों, रिपोर्टरों, बॉक्सिंग इतिहासकारों
और अली के पुराने ट्रेनर एंजेलो डंडी से पूछने पर भी जल्द पता चला कि किसी को नहीं पता था कि जिम जॉनसन कहाँ हैं या उनका क्या हुआ। बस ऐसे ही दुनिया जैसे बिखर सी गई। मोहम्मद अली के प्रतिद्वंदी कहाँ थे? ऐसा लगा जैसे स्वीट जिमी था ही नहीं, जब तक पता न चला कि वह गायब है। उत्साही लोग इस मामले में लगे हुए थे, रिकॉर्ड खंगाल रहे थे और ऐसे सवाल पूछ रहे थे जिनके कोई जवाब नहीं थे। 6 सालों तक सिंगर का साधारण ऑटोग्राफ इकट्ठा करने का शौक ऐसे शख्स की अब तक की सबसे बड़ी तलाशों में से एक बन गया, जिसकी गैर मौजूदगी का किसी को पता नहीं था। हालांकि वे 6 साल बेकार गए। सिंगर या उनकी मदद करने वाले किसी भी व्यक्ति को इस मामले में कोई सफलता नहीं मिली। उन्होंने पुराने परिचितों से बात की जो केवल अनुमान ही लगा सके। उन्होंने सुझाव दिया कि शायद जिम बेघर हो गए थे या फिर वो दुनिया घूम रहे थे और किसी खूबसूरत देश में ऐश कर रहे थे। अगर इनमें से कोई भी थ्योरी सही होती तो ये खबर कि लोग जिम को ढूंढ रहे हैं कभी भी जिम के कानों तक नहीं पहुंचती और कोई भी परिवार का सदस्य आगे आकर उन अधूरे सवालों का जवाब नहीं देता। कई लोगों को याद है कि उन्होंने जिम को देखा था, लेकिन किसी को भी आखिरी बार कब देखा था ये याद नहीं है। आज कोई नहीं जानता कि मोहम्मद अली के लापता प्रतिद्वंदी के साथ क्या हुआ। नंबर 6, सर चार्ल्स किंग्सफोर्ड स्मिथ का हैरान करने वाला 1935 का मामला आज भी एक अनसुलझा ऑस्ट्रेलियाई रहस्य है, क्योंकि वे कभी नहीं मिले। स्मिथ ने जीवन में काफी नाम कमाया। वे विशेषज्ञ विमान चालक माने जाते थे और बहुत आकर्षण बिखेरते थे। उनका करियर कई ऐसे कारनामों से भरा हुआ था जिन्हें पहले किसी ने पूरा नहीं किया था, जैसे ऑस्ट्रेलिया में बिना रुके उड़ना, ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड और लंदन तक उड़ान भरना और प्रशांत महासागर की पहली पूर्वी पार उड़ान पूरी करना। इन सभी कारनामों की अपनी अलग ही खासियत है, लेकिन ये 1935 में हुई घटनाओं के सामने फीके पड़ जाते हैं। 7 नवंबर को स्मिथ ने लंदन से ऑस्ट्रेलिया लौटने का फैसला किया। यहीं से सब शुरू हुआ। इस समय तक स्मिथ, जिन्हें दोस्त स्मिथ ही कहते थे, 38 साल के थे और उन्होंने टॉमी पैथर ब्रिज को अपने साथ उड़ान पर ले जाने का फैसला किया। उसी शाम सूरज ढलते ही दोनों ने लेडी सदर्न क्रॉस नामक सिंगल इंजन विमान में उड़ान भरी। उन्होंने भारत के इलाहाबाद में ईंधन भरने के लिए रुके, जिसके बाद वे सिंगापुर के लिए रवाना हुए। उन्हें हवा में देखा गया जब वे एक अन्य पायलट जिमी मेलरोज के पास से उड़ते हुए गुजरे, जिन्होंने तुरंत इस मुलाकात की सूचना दी क्योंकि वे मशहूर जोड़ी से मिलकर बहुत उत्साहित थे। कहा जाता है कि उनके गायब होने से पहले स्मिथ और पैथर ब्रिज को आखिरी बार देखने वाले व्यक्ति मेलरोज ही थे। ये उल्लेखनीय है कि जब स्मिथ ने एक युवा के रूप में बॉन्डी बीच के ऊपर उड़ान भरते समय लगभग अपनी जान गंवा दी थी, तो उसके बाद उन्हें जल भय एक्वाफोबिया हो गया था। इसका मतलब था कि जब भी वह पानी के ऊपर उड़ान भरते थे तो उन्हें घबराहट के दौरे पड़ने की संभावना रहती थी। लेकिन यह अब भी अज्ञात है कि इसका उनके गायब होने से कोई संबंध था या नहीं, लेकिन यह संभावना कम ही लगती है क्योंकि उनके साथ एक सह पायलट भी था जो किसी भी समय विमान का नियंत्रण संभाल सकता था। जब दोनों मंजिल पर नहीं पहुंचे तो कई सिद्धांत आए कि उनके साथ क्या हुआ। अधिकांश लोगों ने माना कि उनका विमान म्यांमार के आई आइलैंड पर पेड़ों में दुर्घटनाग्रस्त हुआ और इसके वाजिब कारण थे। स्मिथ जिस नक्शे का इस्तेमाल कर रहे थे उसमें वो द्वीप नहीं था, इसलिए शायद वे भूल गए कि वो रास्ते में है। साथ ही विमान के लैंडिंग गियर का हिस्सा द्वीप पर उस जोड़ी के गायब होने के 18 महीने बाद मिला। उनके लापता होने के 3 महीने बाद एक अन्य विमान चालक ने बताया कि उसने द्वीप पर कई ऊंचे पेड़ देखे जो बीच से टूटे हुए थे, लेकिन चूंकि और कोई मलबा नहीं मिला इसलिए यह निर्धारित नहीं किया जा सका कि यह स्मिथ के विमान दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण हुआ था या नहीं। कुछ लोग मानते हैं कि लैंडिंग गियर बहकर द्वीप पहुंचा था। असल में स्मिथ का विमान कहीं दक्षिण में गिरा था। तब से कई लोगों जैसे इतिहासकार इयान मैकेंजी ने द्वीप पर सुराग खोजे, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। क्योंकि और कुछ नहीं मिला, स्मिथ और पैथर ब्रिज की गुमशुदगी कभी सुलझ नहीं पाई और उस रात जो घटनाएं हुईं वे शायद कभी सामने ना आ सकें। नंबर 5, ये रिकॉर्ड बनाने का समय था। लोग पहली बार दुनिया का चक्कर लगाकर ट्रांस अटलांटिक यात्राएं करके और पैदल अभियानों के दौरान
बर्फ में फंसकर महान उपलब्धियां हासिल कर रहे थे। फ्रैंक लैंस भी एक असामान्य कारनामे के जरिए रिकॉर्ड बुक में नाम दर्ज कराना चाहते थे, दुनिया भर में साइकिल चलाने वाले पहले व्यक्ति बनने के लिए। इसके बजाय वह दूसरी वजह से मशहूर हो गए। फ्रैंक पेंसिल्वेनिया के सम्मानित साइकिलिस्ट थे। कुछ लोगों ने उनकी यात्रा को पागलपन कहा, कुछ ने सराहा जब वो रवाना हुए। साइकिलिस्ट ने अपनी बही खाता की नौकरी छोड़ दी और अपनी यात्रा की शुरुआत 25 मई 1892 के लिए तय की। उन्होंने पिट्सबर्ग में साइकिल पर बैठकर अपनी 2 साल लंबी रोमांचक यात्रा की अंतिम तैयारियां की, जिससे वह कभी लौटे नहीं। फ्रैंक ने कई महीने उत्तर अमेरिका में यात्रा की और एशिया के समुद्री रास्ते से 20,000 मील लंबी साइकिल यात्रा जारी रखी। जापान से उन्होंने चीन, फिर बर्मा, भारत और फारस का सफर तय किया। इस समय तक साल 1894 हो चुका था। फ्रैंक ने फारस से निकलकर यूरोप की आखिरी यात्रा की तैयारी की। मई का महीना था जब फ्रैंक तबरीज ईरान पहुंचे और उनकी अगली मंजिल 450 किलोमीटर दूर थी। उन्हें उजुरुम तुर्की जाना था, लेकिन वह नहीं पहुंचे। फ्रैंक खुद को एक रहस्य बना बैठे, जिससे उन्हें द लॉस्ट साइकिलिस्ट कहा गया। माना जाता है कि वह तुर्की नदी के दूर इलाके में रहस्यमय ढंग से गायब हो गए, लेकिन उस समय तक किसी को इसका पता भी नहीं था। गर्मी के अंत तक परिवार और दोस्तों को चिंता होने लगी थी। उन्हें फ्रैंक की काफी समय से कोई खबर नहीं थी और वह घर लौटते नहीं दिख रहे थे। वे ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकते थे। उन्हें उसके रास्ते की जानकारी नहीं थी और वे उसकी आखिरी जगह तक पहुंच नहीं सकते थे। हालांकि साइकिलिस्ट विलियम इस प्रयास पर नजर रख रहा था। उसने तय किया कि वो एर्जुरुम जाएगा, यह देखने के लिए कि फ्रैंक वहां पहुंचा है या नहीं। विलियम को बताया गया कि जिसे वह ढूंढ रहा था वह एक गांव से गुजरा और संभवतः खुद को संघर्ष के बीच पाया। दुर्भाग्यवश उसने ईरान से गुजरने का गलत समय चुना, क्योंकि उस वक्त आर्मेनियाई नरसंहार हो रहा था। उस्मानी साम्राज्य पहले ही कई हजार अमेरिकी मौतों के लिए जिम्मेदार था। फ्रैंक शायद गोलीबारी में फंस गया था। उसके दोस्तों और परिवार को यह पता नहीं था। यह भी सुझाव दिया गया है कि उस आदमी के साथ जानबूझकर कोई अनहोनी हो सकती है। शायद अपनी यात्रा के दौरान वह किसी खतरनाक व्यक्ति से टकरा गया हो। जानकारी के बावजूद विलियम विशेषज्ञ और जांचकर्ता यह तय नहीं कर सके कि फ्रैंक का भयानक अंत हुआ था या वह बस खो गया था। नंबर 4। शुरुआत में सुमेरियन राजा सूची को सिर्फ सभ्यता की पौराणिक कथाओं के पात्रों की सूची माना जाता था, लेकिन डीएनए विश्लेषण की मदद से हुई खोजें कुछ और ही साबित कर सकती हैं, जो इस अजीब खोज में और भी रहस्य जोड़ती हैं। सूची में सबसे पहला नाम 2,26,000 साल पहले का है, जो अजीब लग सकता है क्योंकि इतिहासकारों का मानना है कि उस समय सभ्यताएं मौजूद नहीं थी। माना जाता है कि सुमेरियन सभ्यता 5400 ईसा पूर्व शुरू हुई और 600 साल बाद समाप्त हो गई। राजाओं की सूची के लाखों साल पहले से शुरू होने के कारण इतिहासकार उलझन में हैं। इसके बाद उन राजाओं की सूची है जिन्होंने 1817 ईसा पूर्व तक सुमेर पर शासन किया। जैसा कि अपेक्षित है, नाम सुमेरियन भाषा में लिखे गए हैं और ये उन मिट्टी की तख्तियों पर उकेरे गए हैं जो प्राचीन मेसोपोटामिया में मिली थीं, जिसे अब दक्षिणी इराक के नाम से जाना जाता है। 20वीं सदी में खुदाइयों के दौरान यह सूची मिली थी, जिसका पहला टुकड़ा जर्मन अमेरिकी विद्वान हर्मन हिल्प्रेक्ट ने खोजा। उन्होंने यह खोज 1900 के दशक के अंत में की थी और काफ़ी शोध करने के बाद उन्होंने 1906 में अपनी खोज प्रकाशित की थी। 1911 में जीन विंसेंट शेले ने और टुकड़े खोजे और वर्षों में मिट्टी के नीचे से कुल 18 टुकड़े बरामद किए गए। यह एक महान बाढ़ का उल्लेख करता है जो बाइबल की बाढ़ जैसी थी और हजारों साल पहले इसी क्षेत्र में आई थी, लेकिन अभी भी पता नहीं है कि यह काल्पनिक है या ऐतिहासिक। सुमेरियन राजाओं की सूची को इतना अजीब बनाने वाली बात यह है कि इस महान बाढ़ से पहले जिन कुछ राजाओं का उल्लेख किया गया है उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने एक बार में हजारों वर्षों तक शासन किया, जो कि निश्चित रूप से असंभव होना चाहिए। उल्लेखित 8 राजाओं ने
कुल मिलाकर 3,41,200 वर्षों तक शासन किया, जिसके कारण कुछ लोगों ने सुझाव दिया है कि यह सूची या तो काल्पनिक है या उस युग की पौराणिक कथाओं का वर्णन कर रही है। राजा एनमुलु अन्ना को 43,200 वर्षों तक शासन करने वाला बताया गया है और राजा काली कालीलुगा को 4,32,000 वर्षों तक शासक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। इससे पौराणिक सिद्धांत को और बल मिला, क्योंकि 432 का उपयोग इतिहास में रहस्यवाद में हुआ है। यह संख्या वाइकिंग्स, माया और प्राचीन यूनानियों के लिए भी खास थी, लेकिन दूसरों के पास इसका एक अधिक तार्किक स्पष्टीकरण है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये संख्याएं सुमेरियन गणित की आधार 60 प्रणाली का उपयोग करने वाले एक सूत्र में कूटबद्ध है। सूची लागू करने पर प्राचीन बाढ़ से पूर्व राजाओं का शासनकाल अधिक तर्कसंगत लगता है, लेकिन जब इसे बाढ़ के बाद के राजाओं पर लागू किया जाता है तो यह प्रणाली विफल हो जाती है। सूची के अनुसार जब बाढ़ का पानी उतर गया तो सुमेरियन राजशाही स्वर्ग से उतरी और किश नामक एक नए शहर में स्थापित हुई। इस अवधि के बाद जिन राजाओं का उल्लेख है उनमें नांगिश नुंगिश लिश्मा 670 वर्ष और जूका कीप 900 वर्ष शामिल है। कुछ इतिहासकारों ने इन लंबे शासनकालों की तुलना बाइबिल के उन राजाओं से की है जिन्हें भी सैकड़ों साल जीवित बताया गया है। कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि यह सूची राजाओं से जुड़ी है, पर यह साबित नहीं हुआ। कुल मिलाकर बाढ़ के बाद के राजाओं ने 24,510 साल 3 महीने और 3.5 दिन तक शासन किया। इसके बाद राजशाही उरुक और इराक के अन्य क्षेत्रों में फैल गई। सूची में आगे की तारीखों पर राजाओं का शासनकाल छोटा होता जाता है। सिर्फ कुछ का शासन सैकड़ों साल बताया गया है। लंबे समय तक माना गया कि सुमेरियों ने पहली मानव सभ्यता स्थापित की थी, लेकिन एक आदमी जिसका नाम एल्बर्ट पेरी था द्वारा दिए गए सैंपल पर किए गए डीएनए टेस्ट की वजह से पता चला कि उनका डीएनए लगभग 3,38,000 साल पहले रहने वाले एक पूर्वज तक पहुंचता है, जिसे असंभव माना जाता था और आज भी कई लोग ऐसा ही मानते हैं। इसीलिए कई लोग मानते हैं कि इस सूची के राजा हजारों साल जिए होंगे, लेकिन जब तक और जानकारी नहीं मिलती इसे संदेह से देखा जा रहा है। नंबर 3, हर किसी की किस्मत मर्टल जैसी नहीं होती जिसे अपने समुदाय में सच्चा प्यार मिला। सूजन होप को बिल्कुल नहीं मिला। 1970 के दशक में 3 बच्चों की मां ने पति रेमंड से कठिन और थकाऊ तलाक की प्रक्रिया शुरू की। उन्हें अपने पति और बेबी सिटर का काला राज पता चला। उनकी बदकिस्मती और बढ़ गई जब सूजन, जिन्हें सू कहलाना पसंद था, एक कार दुर्घटना का शिकार हो गई, जिसमें सड़क से फिसलने के बाद उनकी जान जाते जाते बची। हालात तब और बिगड़े जब सू का घर भी रहस्यमय तरीके से जल गया। 1979 तक सू पहले ही जिंदगी की सारी बदकिस्मती से थक चुकी थी, लेकिन उनकी बदकिस्मती यही खत्म नहीं हुई। अपनी हालत सुधारने के लिए सू अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ अच्छे अपार्टमेंट में रहने लगी, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड सेना में था और अक्सर कहीं और तैनात रहता था। वे रोज चिट्ठियां लिखते थे, फिर भी यह काफी नहीं था। उस फरवरी में उसने जाना कि किसी ने उसके बैंक खाते पर जाली चेक बनाए थे। कथित तौर पर उसने दावा किया कि वह जानती थी कि इसके पीछे कौन है, लेकिन उसने कभी यह स्पष्ट नहीं किया कि वह व्यक्ति कौन था। सू ने कहा था कि वह उनसे सामना करेगी, लेकिन हमें नहीं पता कि वह सामना कभी हुआ या नहीं, क्योंकि उसके कुछ समय बाद ही वह रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। 12 फरवरी को बच्चे घर पहुंचे तो उन्हें अपनी मां द्वारा छोड़ा गया एक नोट मिला, जिसमें लिखा था कि अगर वह घर पर ना हो जब वे आएं तो उन्हें पड़ोसी के घर चले जाना चाहिए। इसके बजाय बच्चों ने घर पर ही रुकने का फैसला किया और दरवाजे पर टकटकी लगाए रहे। दुख की बात है, उनकी मां फिर उस दरवाजे से नहीं आई, पर रेमंड आया। उस शाम वो घर गया बच्चों के भरण पोषण का पैसा देने, लेकिन देखा कि बच्चे अकेले हैं और उन्हें बताया कि उन्हें वही इंसान छोड़ गया जो उन्हें सबसे ज्यादा प्यार करता था। सू के गायब होने की खबर फैलते ही कई जानकारियां सामने आ गईं। जांच में पता चला कि महिला ने अतिरिक्त कपड़े नहीं लिए और उस पर अपने बच्चों को जानबूझकर छोड़ने का आरोप था। बाद में एक पड़ोसी ने अगली अहम जानकारी दी
जिसमें उसने बताया कि उसने सू को एक नीले वाहन में चढ़ते हुए देखा था, जिसे या तो एक कैंपर टॉप वाले ट्रक या वैन के रूप में बताया गया था। उस सुबह 8:30 बजे वह महिला एक अनजान ड्राइवर के साथ कार में बैठी थी और यही आखिरी बार था जब उसे जिंदा देखा गया। 29 साल की मां बेंट्री वेस्ट वर्जीनिया से गायब हो गई थी और उसका कोई सुराग नहीं था। सालों तक सू का नाम मीडिया में नहीं आया, लेकिन जब आया तो उसके साथ कोई राहत नहीं थी। 2016 में कनावा फॉल्स में एक चट्टान के नीचे मानव अवशेष मिलने का आरोप लगाया गया था। शुरुआत में जांचकर्ताओं के बीच उम्मीद फिर से जाग गई थी। उन्हें लगा कि दशकों पुराने इस मामले में अब कोई सुराग मिल गया है, लेकिन फोरेंसिक जांच के बाद पता चला कि ये अवशेष 6 अलग अलग लोगों के थे और उनमें से कोई भी सू नहीं थी। अब सू रूप के असामान्य और डरावने हालात में गायब हुए 46 साल हो चुके हैं। उसके मामले में कोई प्रगति नहीं हुई। मामला अब भी ठंडा है। नंबर 2, माल्टा में एक पुरातात्विक स्थल ने शोधकर्ताओं को हैरान कर दिया है, क्योंकि वे यह पता नहीं लगा पाए हैं कि इस स्थल को किसने बनाया था या हजारों साल पहले इस क्षेत्र में रहने वाले लोग इसका उपयोग किस लिए करते थे। ये स्थल हल सफलिएट का हाइपोजियम कहलाता है और माल्टा के वैलेटा के ग्रैंड हार्बर के पास है। इसकी खोज का इतिहास भी अद्भुत है, क्योंकि किसी को भी इसके अस्तित्व के बारे में तब तक पता नहीं था जब तक कि ये पूरी तरह से संयोगवश नहीं मिल गया। 1902 में एक पत्थर काटने वाले को मकान बनाने का जिम्मा मिला और वह इमारतों की नींव डाल रहा था। जब वह जमीन में खुदाई कर रहा था तो उसने गलती से हाउस अथोलियन के हाइपोजियम की छत को तोड़ दिया, लेकिन उसे इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। उसे यह नहीं पता था कि उसने अभी अभी एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक खोज कर ली है। जब उस स्थल का सर्वेक्षण किया गया तो पाया गया कि इमारत के ऊपरी हिस्से का अधिकांश भाग पहले ही शुरू हो चुके निर्माण कार्य के कारण नष्ट हो चुका था। लेकिन सब कुछ नष्ट नहीं हुआ था, क्योंकि जल्दी ही ये सामने आया कि निचले हिस्से अभी भी सुरक्षित थे। खुदाई तुरंत शुरू हो गई और 1903 में यह स्थल एक आम नागरिक की संपत्ति बन गया। अगले 8 वर्षों में पुरातत्वविदों ने परिसर को अधिकतम उजागर किया और पाया कि यह 3 स्तरों पर बना था। इतिहासकार इस जटिल संरचना को लेकर असमंजस में थे, क्योंकि यह भूल भुलैया जैसी थी जो कई कमरों तक जाती थी। उन्हें परिसर में गलियारे और छोटी छोटी कोठरियां भी मिली, लेकिन वे ये नहीं समझ पाए कि इन कमरों का उपयोग किस लिए किया जाता था। पूरी भूल भुलैया को चूना पत्थर से बहुत ही बारीकी से तराशा गया था और जो कुछ काम किया गया था उसमें से कुछ को बेहतरीन गुणवत्ता का पाया गया। कुछ पत्थर का काम बहुत साफ सुथरा व सटीक था और हमें नहीं पता कि यह हजारों साल पहले आदिम औजारों से कैसे हुआ। जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ी, अलग अलग खुले क्षेत्रों में कई गोल गड्ढे मिले और यह अनुमान लगाया गया है कि इन क्षेत्रों का उपयोग पूजा समारोहों के दौरान किया जाता था। हाउस एथोलियन के हाइपोजियम की अजीब बनावट के चलते कुछ लोग इसके उद्देश्य पर अलग थ्योरीज मानते हैं। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यह निर्माण विधि परिसर की ध्वनिक विशेषताओं बढ़ाने के लिए चुनी गई, क्योंकि कक्ष विशिष्ट आवृत्ति सीमाओं के अनुरूप बारीकी से समायोजित प्रतीत होते हैं। अगर ऐसा है तो हाउस सफलियन का हाइपोजियम संभवतः सबसे पुरानी संरचनाओं में से एक है, जिसे संगीत वाद्य यंत्रों की ध्वनि सुधारने के लिए बनाया गया था। जहां खुद संरचना रहस्यमयी है, वहीं वहां पाए गए कुछ अवशेष भी काफी अजीब हैं। इनमें एक छोटी मूर्ति है जिसे द स्लीपिंग लेडी कहते हैं। माना जाता है कि यह मूर्ति प्रकृति माता का प्रतीक है, या कुछ विद्वानों की राय में यह जीवन के अंत का प्रतिनिधित्व करती है। ये स्थल, जिसकी तारीख 4000 से 2500 ईसा पूर्व के बीच की है और अधिक अध्ययन के योग्य है, और खुदाई आने वाले लंबे समय तक जारी रहने की संभावना है। उम्मीद है शोध इन रहस्यमय लोगों और उस समय उनके जीवन जीने के तरीके के बारे में और अधिक जानकारी उजागर करेगा। नंबर 1, मर्टल पोल्क डेलास समुदाय की एक स्तंभ रही है। 40 से अधिक वर्षों तक उन्होंने ISD स्कूलों में पढ़ाया और 30 से अधिक वर्षों से वह स्थानीय चर्च की एक समर्पित सदस्य रही हैं।
मर्टल की शादी उसी आदमी से 58 साल तक रही। यह सगाई तब हुई थी जब वह 30 साल की थी। दुर्भाग्यवश 2010 में उनके पति का निधन हो गया और उनकी पत्नी लगभग अकेली रह गई। हालांकि मर्टल अकेली थी, उन्हें उसी समुदाय का साथ मिला जिसकी वह वर्षों से देखभाल कर रही थी। अब उनकी देखभाल करने की बारी उनकी थी। 88 साल की मर्टल ने 2024 की शुरुआत में डिमेंशिया के लक्षण दिखाए। हालांकि वो सक्रिय रहीं और उन्हें मदद मिलती थी। उस साल उनके परिवार ने कुछ भी असामान्य नहीं देखा, लेकिन जल्द ही सब कुछ असामान्य होने वाला था। 8 जून की बात है जब मर्टल अपने घर के बरामदे में बैठी थी, जो सामने के आंगन की ओर था और डलास टेक्सास में इंडियन क्रीक ट्रेल के 1100 ब्लॉक में था। उस दिन उन्होंने बगीचे में काम करवाया और उसके नए रूप की सराहना की, जबकि उनकी बेटी दूर से उनकी खुशी देख रही थी, जो जल्द ही अंधेरे में डूबने वाली थी। रात 9 बजे महिला ने दोस्त से फोन पर बात की थी। उन्होंने दोस्त से कहा कि वो अगले दिन चर्च जाने के लिए कपड़े तैयार करने में व्यस्त हैं, लेकिन वो वहां कभी पहुंच नहीं पाएंगी। दूर से देखा गया वह मंजर और वह दोस्ताना फोन कॉल ही आखिरी मौके थे जब किसी ने मर्टल को देखा या उनसे बात की। वह उस शाम रात 9 बजे और अगली सुबह के बीच किसी समय गायब हो गई। रोमांचक सिंगिंग हिल्स बैप्टिस्ट चर्च के बेंचों पर बैठे उनके बेटे को अपनी मां की अनुपस्थिति से तुरंत चिंता हो गई। जांच के बाद पता चला कि वह घर पर नहीं थी, तो उसने तुरंत गुमशुदगी की रिपोर्ट कर दी। 10 जून को अब लापता महिला के लिए सिल्वर अलर्ट जारी किया गया और कानून प्रवर्तन एजेंसियां जांच में जुट गईं। प्रारंभिक प्रयासों में यह पता चला कि मर्टल की 2004 की काली लेक्सस ES 330 भी गायब थी। उसकी अनुपस्थिति से यह सुझाव मिला कि मर्टल उस दिन अपने घर से गाड़ी चलाकर चर्च जाने के इरादे से निकली थी, लेकिन या तो किसी परेशानी में पड़ गई या रास्ता भटक गई। व्यापक खोज और जांच के बावजूद अधिकारियों को उस साल कोई प्रगति नहीं मिली। कोई सुराग नहीं था, कोई देखे जाने की खबर नहीं थी और कोई सूचना भी नहीं मिल रही थी। मर्टल गायब हो चुकी थी। अगली बड़ी सफलता मिलने से पहले काफी समय बीत गया। अब तक परिवार और दोस्तों को छोड़कर बहुत से लोग उस लापता महिला को भूल चुके थे, जबकि उसकी अचानक गुमशुदगी से उनका दुख अब भी बना हुआ था। 4 नवंबर 2025 को मर्टल की कार आखिरकार मिल गई, लेकिन उसकी स्थिति आशाजनक नहीं थी। वह 5 माइल क्रीक में वैगन व्हील ट्रेल और साउथ लैंकेस्टर रोड के पास डूबी थी। यह सबसे नजदीकी सड़क से 100 गज से भी ज्यादा दूर पड़ी थी। मर्टल के अंदर होने की आशंका में गाड़ी को क्रीक से निकालने की कोशिशें तुरंत शुरू हुईं। ऐसा करते ही रहस्य और गहरा गया। बरामद गाड़ी में मर्टल नहीं था। उस इलाके में उसकी कोई निशानी नहीं थी। लगता है वह गाड़ी के पानी में गिरने से पहले ही बाहर निकल गई। इसके बाद और भी खोजबीन शुरू हुई, जिसमें स्वयं सेवकों और श्वान दस्तों की मदद ली गई। कोई और सुराग न मिलने से मर्टल का गायब होना रहस्य बन गया। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक बटन जरूर दबाएं। साथ ही सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें, ताकि आप हमारे सभी आने वाले वीडियोस से अपडेट रहें। मेरा नाम टॉप 5 अननोन है और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा।